नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल स्टडी बाय एसएन में। आज हम चर्चा करेंगे बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन फंडामेंटल्स ऑफ क्राफ्ट फिजियोलॉजी के। आइए देखते हैं। आइए, आज का पहला क्वेश्चन है, सेंट्रोसोम पाया जाता है। सेंट्रोसोम कहाँ पाया जाता है? ये कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ऑप्शन बी सही है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम सहायक होते हैं। राइबोसोम किस में सहायक होते हैं? ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, वर्णीय लवक का रंग होता है। वर्णीय लवक का रंग होता है पीला, लाल, नारंगी, उपरोक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, पाचक एंजाइम में पाया जाता है। पाचक एंजाइम किस में पाया जाता है? लाइसोसोम में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रंगहीन लवकों को क्या कहते हैं? रंगहीन लवकों को क्या कहते हैं? अवर्णीय लवक कहते हैं। क्या कहते हैं? अवर्णीय। अगला क्वेश्चन है, कैमिलियो गाल्जी। कैमिलियो गाल्जी 1898 में किसकी खोज की थी? किसकी खोज की थी? गाल्जी काय की खोज की थी। और गाल्जी काय का मुख्य कार्य क्या होता है? वसा एवं प्रोटीन का ग्लाइकोडिएशन करना। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रोमा एंड ग्रेना किसके भाग हैं? ये किसके भाग हैं? ये हरित लवक के भाग हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरित लवक में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है? हरित लवक में होती है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पादपकारिकी के पिता हैं, यानी फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कौन है? ऑप्शन बी सही है, ए सही है, स्टीफन हेल्स। कौन है? स्टीफन हेल्स हैं। अगला क्वेश्चन है, फटाफट देखते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पौधों की उपापचयिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत पौधों की उपापचयिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहते हैं? जैविकी कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क जलरागी कोलाइडल हाइड्रोफिलिक कोलाइडल द्वारा जल सोखने की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑप्शन बी सही है, अंतः शोषण कहलाती है। क्या कहलाती है? अंतः शोषण कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, परासरण का अभिप्राय है। परासरण से क्या अभिप्राय है? परासरण का अभिप्राय है निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर विलायक का प्रवाह, यानी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाना, विलायक का प्रवाह करना जो है क्या कहलाता है? परासरण है। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन जो होता है, डिफ्यूजन यानी कि विसरण होता है। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना डिफ्यूजन कहलाता है। जैसे किसी सेंट की शीशी को खोल देने से सब कहीं जो है सुगंध हो जाती है, तो डिफ्यूजन हो रहा है। अगरबत्ती लगाने से उसकी सुगंध पूरे कमरे में फैल जाती है, तो डिफ्यूजन हो रहा है। लेकिन परासरण जो है
निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाना विलायक का प्रवाह परासरण कहलाता है। परासरण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो परासरण होता है। एक बहिःपरासरण होता है या बाह्य परासरण होता है और एक अंतः परासरण होता है। अंतः परासरण होता है। बाह्य परासरण में क्या होता है, जैसे अंगूर को एक गाढ़े घोल में चीनी के गाढ़े घोल में डाल दीजिएगा तो अंगूर पचक जाएगा, तो ये कैसा होगा? बाह्य परासरण हो गया है। अंतः परासरण कौन सा है? किशमिश को पानी में डाल दीजिए तो किशमिश फूल जाएगी, क्योंकि जो है बाहर का लोअर कंसंट्रेशन रहता है, किशमिश के अंदर हायर कंसंट्रेशन रहता है। तो लोअर कंसंट्रेशन अपर कंसंट्रेशन की ओर विलायक का प्रवाह क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं, किसके कारण फूलते हैं? अंतः शोषण के कारण। अंतः शोषण उनमें हो जाता है, इसलिए बीज फूल जाते हैं। जैसे पानी को चने को पानी में भिगोया जाता है तो अंतः शोषण होता है चने में, तो वो जो है बीज फूल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की स्फीति बनी रहती है, टर्जिडिटी बनी रहती है, किसके कारण बनी रहती है? स्फीति दाब के द्वारा बनी रहती है। अगला क्वेश्चन है, डीपीडी का अभिप्राय है विसरण दाब न्यूनता। विसरण दाब न्यूनता बोले तो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। ठीक है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट का सिद्धांत किसने दिया है? मेयर ने दिया है। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट का सिद्धांत किसने दिया है? मेयर ने दिया है। अगला क्वेश्चन है, परासरणीय दाब सर्वोच्च होता है। परासरणीय दाब कब सर्वोच्च होता है? जब शुष्क होता है। ऑप्शन सी सही होगा। शुष्क भिदों में परासरणीय दाब सर्वोच्च होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का 1 ग्राम अणुभार का जल में घुला 1000 ml विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? मोलर विलयन कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब एक कोशिका पूर्ण स्फीति में होती है तो उसका क्या शून्य होता है? तो उसका डीपीडी शून्य होता है। डीपीडी बोले तो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्या होता है? शून्य होता है। अगला क्वेश्चन है, जल अवशोषण के लिए सक्रिय एवं निष्क्रिय अवशोषण शब्दों का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया है? सक्रिय एवं निष्क्रिय अवशोषण शब्दों का प्रयोग किसने किया है? रायनर ने किया है। अगला क्वेश्चन है, मूल रोमों द्वारा अवशोषित जल किस अंग द्वारा पत्तियों में पहुंचता है? किसके द्वारा पहुंचता है? सब लोग जानते हैं, ऑप्शन ए सही, जाइलम। और जाइलम वाहिकाओं द्वारा जड़ से जो है मूल रोम सोखते हैं, जड़ के मूल रोम सोखते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं, फिर वो जाइलम की वाहिकाओं द्वारा पौधों के अन्य भागों में जल का पहुंचना होता है। जड़ द्वारा पानी के अवशोषण हेतु उपयुक्त तापमान होता है। कितना उपयुक्त तापमान होता है? ऑप्शन बी सही है, 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है, पौधे कौन सा जल अवशोषित करते हैं? इसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जिसमें एक होगा केशिकत्व जल या कहेंगे कैपिलरी वाटर। कौन सा? कैपिलरी वाटर या केशिका जल या कहेंगे
केशिका जल, केशिका जल पौधों के लिए अवशोषित करने योग्य होता है। अगला क्वेश्चन है मूल रोम पौधों के लिए क्यों आवश्यक हैं? क्योंकि मूल रोम जल का अवशोषण करते हैं। अगर मूल रोम ही नहीं होंगे तो जल का अवशोषण कौन करेगा? और जब जल का अवशोषण नहीं होगा तो पौधे जीवन कैसे अपना निर्वाह करेंगे? यानी पौधे जीवित ही नहीं रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है खनिज लवण पौधों के जड़ तंत्र द्वारा किस रूप में अवशोषित होते हैं? किस रूप में अवशोषित होते हैं? जो भी खनिज लवण होते हैं ये केवल उन्हीं रूपों में नहीं, ये आयंस के रूप में अवशोषित होते हैं। किसके रूप में? आयंस के रूप में अवशोषित होते हैं। अगला क्वेश्चन है किस पीएच पर खनिज लवण प्राप्य अवस्था में रहते हैं और जड़ों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं? कितना पीएच होना चाहिए तब जो है खनिज लवण प्राप्य अवस्था में रहते हैं? 5.5 से 7, 5.5 से 7 पीएच पर पौधे खनिज लवणों को जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं। अगला क्वेश्चन है सक्रिय खनिज अवशोषण को प्रथम बार किस वैज्ञानिक ने देखा? किस वैज्ञानिक ने देखा है? ये हॉगलैंड ने देखा है। हॉगलैंड ने देखा है। अगला क्वेश्चन है रसारोहण का पहला वाद किसने प्रस्तुत किया? रसारोहण का पहला वाद किसने प्रस्तुत किया? गोडलेवस्की ने प्रस्तुत किया है। किसने प्रस्तुत किया है? गोडलेवस्की द्वारा ही रसारोहण की रिले पंप परिकल्पना भी दी गई है। रसारोहण की रिले पंप परिकल्पना किसके द्वारा दी गई है? गोडलेवस्की द्वारा दी गई है। अगला क्वेश्चन है पौधों में रसारोहण का सबसे सही मत किसने दिया है? सबसे सही मत किसने दिया? डिक्सन का वाष्पोत्सर्जन, कर्षण और ससंजन मत है। रसारोहण का सबसे सही मत किसका है? डिक्सन का वाष्पोत्सर्जन, कर्षण और ससंजन मत है। नेक्स्ट क्वेश्चन जेसी बोस यानी जगदीश चंद्र बोस के अनुसार सदैव जीवित कोशिकाओं द्वारा होता है। सदैव जीवित कोशिकाओं द्वारा क्या होता है? रसारोहण होता है। ठीक है। जेसी बोस ने जो है पौधों की वृद्धि मापक के लिए किस्कोग्राफ की खोज की थी। किसकी? किस्कोग्राफ की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है वाष्पोर्जन होता है। वाष्पोर्जन किसके द्वारा होता है? पत्तियों द्वारा, जड़ों द्वारा, तनों द्वारा। किसके द्वारा होता है? सभी के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाष्पोर्जन दर को मापने में प्रयुक्त होता है। वाष्पोर्जन की दर को मापने में पोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की सक्रिय आयन विधि प्रस्तुत की है। आयन विधि कौन से आयन विधि? पोटेशियम आयन विधि किसने प्रस्तुत की है? लिविट ने। किसने? लिविट ने। कौन सी? पोटेशियम आयन विधि। अगला क्वेश्चन है रंध्रों के खुलने के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? यानी रंध्रों के खुलने बंद होने के लिए कौन सा आवश्यक तत्व है?
पोटेशियम। कौन सा? पोटेशियम। अच्छा बताइए, पोटेशियम प्राइमरी एलिमेंट है या सेकेंडरी एलिमेंट है? तो पोटेशियम कौन सा है? प्राइमरी एलिमेंट है, यानी मुख्य पोषक तत्व है। अगला क्वेश्चन है, बिंदु श्रावण घटित होता है। बिंदु श्रावण क्यों घटित होता है? ये रूट प्रेशर, मूल दाब के कारण घटित होता है। अगला क्वेश्चन है, मूलीय दाब मापा जाता है। मूलीय दाब किस में मापा जाता है? मैनोमीटर से नापा जाता है। अगला क्वेश्चन, पौधों में वाष्पोत्सर्जन अधिक तीव्र होगा। कब होगा? जब वातावरणीय दशाएं शुष्क होती हैं, तब जो है पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होगी। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, जब भूमि और वायुमंडल नम होते हैं तो निम्न एक प्रक्रिया द्वारा जल हानि होती है। किसके द्वारा होती है? बिंदु श्रावण द्वारा होती है। बिंदु श्रावण गटेशन द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन है, पौधों के वायवीय भागों द्वारा जल उड़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन कहते हैं। और एक होता है इवापोरेशन। इवापोरेशन होता है, यानी ज़मीन के धरातल से और ये जो है तालाबों इत्यादि से पानी का ह्रास होता रहता है। किसके कारण? इवापोरेशन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में 90 से 95% वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? रंध्रों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? रंध्रों द्वारा होता है। और 3 से बाकी जो बचा जो है वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? क्यूटिकल द्वारा होता है। क्यूटिकल द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों द्वारा अनावश्यक जल निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बिंदु श्रावण कहते हैं, गटेशन। और गटेशन शब्द किसने दिया है? गटेशन शब्द किसने दिया है? किसने दिया है? डी बैरी ने दिया है। लिखा है डी बैरी ने दिया है गटेशन शब्द। अगला क्वेश्चन है, डी बैरी ने सर्वप्रथम किसकी पत्तियों पर जल की बूंदें देखी? किसकी पत्तियों पर जल की बूंदें देखी? नास्ट्रीशियम। नास्ट्रीशियम। अच्छा, एक क्वेश्चन है, गटेशन की प्रोसेस, गटेशन की क्रिया किस पौधे में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है? किसमें देखी जा सकती है? जई में। किसमें? जई में देखी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक बुराई है? किसने कहा है? कर्टिस ने कहा 1926 में वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक बुराई है। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों की सतह पर की एक गर्त होती है जो जल को उड़ने से रोकती है। कौन सी होती है? क्यूटिन होती है। कौन सी? क्यूटिन। अगला क्वेश्चन है, पौधों द्वारा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने एवं ऑक्सीजन को छोड़ने की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश ऊर्जा
को रासायनिक ऊर्जा में बदला जा सकता है या बदला जाता है किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण द्वारा बदला जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में निकली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? कहाँ से आती? जल से आती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है, किससे निकलती है? जल के प्रकाशीय अपघटन के कारण, यानी जल का जब अपघटन होता है तो CO2 निकलती है। प्रकाश फास्फोरसीकरण, प्रकाश फास्फोरसीकरण क्रिया की खोज किसने की है? ऑर्नान द्वारा की गई है। किसने की है? ऑर्नान। क्लोरोफिल उपस्थित होता है किसमें? हरित लवक के ग्रेना में उपस्थित होता है। वह वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की भूमिका की खोज की, यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रकाश की भूमिका की खोज किसने की है? ये की है पिस्टले ने। पिस्टले ने किसने की? पिस्टले ने। अगला क्वेश्चन है, हिल की अभिक्रिया होती है। हिल की अभिक्रिया होती है प्रकाश में होती है। अगला क्वेश्चन है, C4 पौधों में C3 पौधों की अपेक्षा प्रकाश दर होती है। क्या होती है? अधिक होती है। यानी C4 पौधे C3 की अपेक्षा अधिक प्रकाश चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉ ऑफ द मिनिमम किसने दिया? लॉ ऑफ द मिनिमम किसने दिया? लिविंग ने दिया। लिविंग ने। अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में होता है। और क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है? क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है? क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आइए देखते हैं, ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम क्या है? EMP, इम्बडेन मायर हॉफ पार्नस। इम्बडेन मायर हॉफ पार्नस। अच्छा, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? पायरुविक अम्ल होता है। क्या होता है? पायरुविक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज के 1 ग्राम से कितनी ऊर्जा मिलती है? यानी 1 ग्राम ग्लूकोज के अपघटन से एक ग्लूकोज के अणु से के अपघटन से कितनी ऊर्जा मिलती है? 38 ATP। क्रेब्स चक्र होता है कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, या कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र होता है। क्रेब्स चक्र को दूसरे किस नाम से जानते हैं? TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्रेब्स चक्र का प्रारंभ कहाँ से होता है, या प्रारंभिक किससे होता है? पायरुविक अम्ल से होता है, यानी पायरुविक अम्ल से होता है। तो पायरुविक अम्ल किसका जो है अंतिम उत्पाद है? ग्लाइकोलाइसिस का है। किसका है? ग्लाइकोलाइसिस है। यानी ग्लाइकोलाइसिस क्रिया होने के बाद कौन सी क्रिया होती है? क्रेब्स चक्र होता है। क्रेब्स चक्र होता है। क्रेब्स चक्र में पायरुविक अम्ल CO2 तथा जल में बदलता है। क्रेब्स चक्र में पायरुविक अम्ल किस में बदलता है? CO2 में, और जल में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है, दीप्तकालिका
का मापन किससे करते हैं? दीप्तकालिका का मापन रेडियोमीटर से करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइटोक्रोम सक्रिय होता है, किसमें होता है? लाल प्रकाश में सक्रिय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के पुष्पन अथवा जनन अंगों पर प्रकाश काल प्रभाव को कहते हैं, क्या कहते हैं? दीप्तिकालिता, फोटोपीरियोडिज्म कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दीप्तिकालिता की खोज एवं अध्ययन किसने किया है? दीप्तिकालिता की खोज और अध्ययन किसने किया है? गार्नर एवं एलार्ड ने किया है, गार्नर एवं एलार्ड। अगला क्वेश्चन है, पौधों में दीप्तिकालिता किसके निर्माण से संबंधित है? किसके निर्माण से संबंधित है? फ्लोरिजिन के निर्माण से संबंधित है। डे न्यूट्रल प्लांट्स हैं, डे न्यूट्रल प्लांट्स के उदाहरण कौन से हैं? टमाटर, मक्का, सूरजमुखी, ये क्या हैं? डे न्यूट्रल प्लांट्स के उदाहरण हैं, यानी इन पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। C4 पौधे हैं, C4 पौधे कौन से हैं? मक्का, गन्ना, बाजरा। C3 पौधे हैं, C3 कौन से पौधे हैं? चना, धान, गेहूँ, मटर आदि। और कुछ क्वेश्चन हैं, देख लीजिए फटाफट। अल्पदीप्तकाली पौधों को 12 घंटे से प्रकाश चाहिए, 12 घंटे से प्रकाश क्या चाहिए? कम चाहिए, जो दीप्तकालिक पौधे होते हैं। दीर्घकालिक पौधों को 12 घंटे से प्रकाश चाहिए, अधिक चाहिए। और जो डे न्यूट्रल होते हैं इन्हें जो है 5 घंटे से लगाकर 24 घंटे तक मिल जाए तब भी कोई बात नहीं, मिनिमम 5 घंटे मिल जाए। फाइटोक्रोम की खोज किसने की है? फाइटोक्रोम की खोज बटलर एवं उनके सहयोगियों ने 1954 में की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डहेलिया, जैंथियम, धान, सोयाबीन, चना, मटर, ये क्या हैं? सॉर्डे प्लांट हैं। इसमें जो है ये चना और मटर ये कंफर्म नहीं है, सॉर्डे है या लॉन्गडे है, बाकी सोयाबीन ये तो हैं, धान भी है। तो आप लोग इसमें जो है चना मटर को आप जो है बाद में इग्नोर करिए, अन्य जो है पौधे सॉर्डे प्लांट हैं। अगला क्वेश्चन है, सोयाबीन पादप है, कैसा पादप है? SDP, SDP मीन्स सॉर्डे प्लांट, सॉर्डे प्लांट है। अगला क्वेश्चन है, लॉन्ग डे प्लांट्स हैं, लॉन्ग डे प्लांट्स कौन से हैं? गेहूँ, चना, पालक, मूली, चुकंदर आदि, ये सही है। वहाँ पर चना सॉर्डे नहीं होगा, गलत लिख गया है। ठीक है। पौधों के लिए सबसे अधिक मात्रा में कौन सा आवश्यक तत्व होता है? कौन सा होता है? नाइट्रोजन होता है। थोड़ा सा जो है और बता देते हैं, हो गया है। पौधों के लिए आवश्यक तत्व कितने हैं? ये 17 हैं। पहले कितने थे? 16 थे। या तो 16 ऑप्शन में होगा या 17 होगा, दोनों में से एक सही हो सकता है। कभी कभी 16 मान लेते हैं, एग्जामिनर मान लेता है, कभी कभी 17 मानता है, डिपेंड करता है एग्जामिनर कौन सा है, कैसा क्वेश्चन बनाया उसने है। ठीक है। आइए बताते हैं न्यूट्रिएंट के बारे में, थोड़ा बेसिक चीज़ बता देते हैं न्यूट्रिएंट के बारे में। न्यूट्रिएंट की जो है 3 कैटेगरी होती हैं मुख्यतः, एक बेसिक होती है, दूसरे जो है मेजर न्यूट्रिएंट होते हैं, और मेजर कहें या माइक्रो कहेंगे, माइक्रो। और तीसरे होते हैं माइनर अथवा कहेंगे माइक्रो, यानी कि सूक्ष्म। ठीक है, 3 कैटेगरी।
तो बेसिक न्यूट्रेंट में आता है CHO यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो पर्यावरण से प्राप्त हो जाते हैं। पर्यावरण से ये भाग बनाते हैं लगभग पौधे का टोटल भाग जो है 94-95% इन्हीं तत्वों से मिलकर बना होता है, CHO से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला नहीं इसी में है। फिर आते हैं माइक्रो न्यूट्रेंट में। किस में आते हैं? माइक्रो न्यूट्रेंट में। माइक्रो न्यूट्रेंट जो है दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक प्राइमरी होते हैं और दूसरे सेकेंडरी होते हैं। तो प्राइमरी न्यूट्रेंट में आता है NPK, यानी जो है इन तत्वों की सबसे ज़्यादा अधिकता होती है। और इन तत्वों में भी सबसे ज़्यादा अधिकता किसकी होती है? सबसे ज़्यादा अधिकता होती है नाइट्रोजन की होती है। ठीक है, इसके बाद में सेकेंडरी एलिमेंट्स में आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर आता है। इसके बाद आते हैं माइक्रो न्यूट्रेंट में आता है जिंक, मैग्नीज, कॉपर, बोरान, फेरस, क्लोरीन, मोलिब्डेनम, सोडियम, ये आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, आवश्यक तत्वों की कसौटी या आवश्यक पौधों के लिए आवश्यक तत्वों की खोज किसने की थी? आर्नॉन एंड स्टाउट ने 1939 में की थी। ठीक है, आर्नॉन एंड स्टाउट, यानी न्यूट्रेंट से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए किसने खोज की, तो आर्नॉन स्टाउट होंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है छात्र छात्राओं, इतने क्वेश्चन हैं, आप देख लीजिएगा। हो सकता है कल के एग्ज़ाम में, कल आपका एग्ज़ाम है 2 बजे से 12 अक्टूबर को, तो इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक।